नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। बाइक सवार अपराधियों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बाइक सवार अपराधियों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। हथियार के बल पर वाहन चालक से नकद और मोबाइल की लूट की गई। चुटिया थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर रांची के चुटिया थाना क्षेत्र की यह घटना, जहां बाइक सवार अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। हथियार के बल पर वाहन चालक से नकदी और मोबाइल की लूट की है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है और उस जगह की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है जिस जगह पर यह हादसा हुआ, यह घटना घटी। हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। चुटिया थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। ऐसे में सवाल प्रशासन पर तमाम उठने लगे हैं कि आखिर इस कदर बेखौफ अपराधी कैसे हो गए। बाइक सवार अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। दिन दहाड़े इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए। आशीष, बाइक सवार अपराधियों ने नकदी और मोबाइल की लूट की घटना को अंजाम दिया है, हथियार के बल पर दिया है। दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। पूरी जानकारी अभी तक क्या कुछ आशीष? जैसे मैं आपको बता दूं कि अभी इस मामले में प्रशासन और चुटिया पुलिस मिलके आपकी छानबीन कर रही है। लेकिन जैसे कि राज्य में आजकल बहुत ज्यादा क्राइम की रेट बढ़ गई, क्राइम बढ़ते जा रही है, चाहे वो अरगोड़ा का हो, नामकुम का हो या दोबारा फिर से चुटिया में मामला हो। इससे पुलिस द्वारा जब बात किया गया तो उनको साफ कहना था कि हम इस चीज पे एक्शन लेंगे और जैसे जैसे ये चीज को हटाएंगे तो अपराधों को राज्य से दूर करेंगे। दिन दहाड़े इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, क्या समझा जाए आशीष? किस तरह से इस घटना को देखा जाए? क्या यूं मान लिया जाए कि अब पुलिस का कानून का खौफ रहा ही नहीं है? जी, जितनी ये सब हो। जी आशीष, आपको आवाज मिल रही है मेरी? लगता है तकनीकी कारणों के चलते उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। लेकिन आपको बता दें कि दिन दहाड़े जिस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, ऐसे में यह सवाल उठना पुलिस प्रशासन पर लाजमी हो जाता है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती समारोह के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी के राष्ट्रव्यापी किसान संबोधन का आयोजन किया गया, जिसका मोकामा में प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने शुभारंभ किया। प्रखंड कार्यालय परिसर अवस्थित ई किसान भवन में पीएम के संजीव प्रसारण समारोह को देखने सुनने के लिए किसानों का सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में किसानों ने इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह देखा गया और देशव्यापी किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री के इस किसान संबोधन पर मोकामा के किसानों ने सार्थक प्रतिक्रिया दी। पीएम किसान संबोधन समारोह में किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि मिलने से मोकामा के किसानों में खुशी दिखाई दी है। और वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर रांची स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पीएम किसान निधि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रांची के विधायक और बीजेपी नेता सीपी सिंह ने संबोधन करते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री किसान योजना की तीसरी किस्त के रूप में झारखंड के 22.5 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए भेजे जाएंगे। आपको बता दें कि झारखंड में पीएम किसान के तहत रजिस्टर्ड किसानों की संख्या करीब 32 लाख पहुंच चुकी है, जबकि किसानों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अभी भी जारी है।
सारे के सारे जितने भी हैं, ये सारे वामपंथी संगठन है। कोई सीपीएम से जुड़ा हुआ है, कोई सीपीएम आईएमएल से जुड़ा हुआ है। ये पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं, ये सारे के सारे आड़तिये हैं। किसान के नाम पर आड़तिये हैं। आड़तिया का क्या अर्थ होता है भैया? कभी आपने पुराने जमाने में आपने कैलेंडर लिया होगा किसी दुकान में, तो दिखे लिखा रहता था आड़तिया। दूसरे शब्दों में कुछ और कहते हैं, मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता। कोशिश की जा रही है कि कृषि का क्षेत्र मजबूत हो। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार कामेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कामेश, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती और ऐसे में संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। रांची में किस तरह का माहौल देखा गया पीएम किसान संबोधन को लेकर? जी के देखिए, ये पूर्व घोषित भारतीय जनता पार्टी की पूर्व घोषित कार्यक्रम थी और इस कार्यक्रम के तहत पूरे राज्य में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए और स्क्रीन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को, मन की बात को किसानों ने लाइव देखा। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित के लिए ये किसान निधि सम्मान समारोह का आयोजन किया, उसके लिए किसान भी पूरी तरह से उत्साहित है। जिस तरह से किसानों के खाते में अब सीधे जो राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो किसान सम्मान निधि सम्मान समारोह के तहत सीधे आज 18,000 करोड़ रुपए भारतीय किसानों के खाते में गए। इसका लाभ जो है झारखंड के लगभग 22,50,000 किसानों को सीधे तौर पर मिलेगा। इससे झारखंड के किसान भी उत्साहित है और जगह जगह जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित है और किसान सभाओं में उपस्थित हुए, इसको लेकर देखा जाता है कि झारखंड में भी किसान जो है भारतीय जनता के पार्टी के प्रति अपनी सकारात्मक रुख रख रहे हैं। जी के जिस तरह से बताया गया कि 22 लाख किसानों के खाते में तीसरी किस्त किसान सम्मान निधि की चली जाएगी। 32 लाख किसान हैं जो रजिस्टर्ड हैं, 22 लाख के खाते में ये पैसा जाएगा। कब तक की बात कही जा रही है, यानी कि डेडलाइन क्या है कि कब तक किसानों के खाते में ये पैसा पहुंचेगा? कामेश, देखिए कि मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि आज जो राशि दी गई है उसमें कई किसान ऐसे हैं जिनमें प्रथम किस्त की राशि दी गई है, कई किसान ऐसे हैं जिसमें द्वितीय किस्त की राशि, लेकिन झारखंड में जो ये राशि दी गई है ये तीसरी किस्त है और तीसरी किस्त में 22,50,000 तक किसानों को इसका लाभ मिला है। लेकिन जिस तरह से झारखंड में रजिस्टर्ड किसानों की अगर बात की जाए तो 32 लाख पूरे तरह से रजिस्टर्ड किसान है, लेकिन इनमें इन किसानों की कई तरह की वेरिफिकेशन बाकी है जिसको लेकर अभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। हालांकि औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इन किसानों को भी किसान निधि सम्मान समारोह का लाभ मिलेगा। जी के और शुक्रिया कामेश आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। पीएमसीएच में चल रहे जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस मामले पर बिहार सरकार को गंभीर बताया है। साथ ही जूनियर डॉक्टर्स की मांग पर संज्ञान लेने की बात कही है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री ने जूनियर डॉक्टर्स से मानव हित में हड़ताल को खत्म करने की अपील की है। मैं अपील करना चाहूंगा अपने सभी ऐसे चिकित्सक जो छात्र हैं कि आप जानते हैं कोविड क्या ये महामारी है और अभी अभी पुनः नई सरकार की गठन हुई है। आपको इसमें आप जानते हैं कि कुछ वित्तीय हर प्रकार के व्यवस्था करनी पड़ती है और वो संलेख आदि तैयार होकर फिर कैबिनेट में जाएगा। एक साल से मामला क्या है सर उनका? मुझे लग रहा है कि एक साल जिस प्रकार से कोविड महामारी की स्थिति जूझ रही है आप सभी जानते हैं, उसमें बिहार सरकार कटिबद्ध है। साथ हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिल, स्वास्थ्य मंत्री ने जिस तरह से अपील की है, केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री ने, कि जो जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं वो वापस आ जाएं, मानवता के हित के लिए वापस आ जाएं और उनकी जो मांगे उस पर संज्ञान लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री की इस अपील से जूनियर डॉक्टर्स पर या उनकी हड़ताल पर कोई प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है? अनिल जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि पीएमसीएच में चल रहे जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर अब केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भी बयान दिया है। हालांकि उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की थी जहां पे उन्होंने ये बयान दिया है कि मरीजों के हित के लिए और मानवता को ध्यान में रखते हुए सभी जूनियर डॉक्टर जल्द से जल्द अपने काम पर वापसी आ जाएं
हड़ताल ही किसी चीज का निदान नहीं होता है। वहीं अश्विनी चौबे जी ने साफ तौर पे ये कहा है कि अगर मानवता के हित के लिए डॉक्टर्स अपने हड़ताल को वापस लेते हैं तो उनकी मांगे कहीं ना कहीं पूरी होगी और ये वार्ता करेंगे ताकि जो भी जल्द उनकी जो मांगे हैं वो पूरी कर दी जाए। जी, जिस तरह से कहा जा रहा है और जिस तरह से अपने स्टाइपेंड को बढ़ाने की मांग को लेकर अभी भी जूनियर डॉक्टर्स जुटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, आज तीसरा दिन है, किस तरह की स्थिति नजर आ रही है अनिल? मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से स्टाइपेंड की मांग को लेकर सभी स्टाइपेंड डिवाइस की मांग को लेकर सभी जूनियर डॉक्टर लगभग अगर बात करें हम बिहार के जिलों की तो 1200 के लगभग के पूरे जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड की मांग को लेके स्ट्राइक पे चले गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर सूबे के हालात को अगर देखा जाए तो पीएमसीएच के सबसे बड़े अस्पताल में पटना में स्थित है पीएमसीएच, जिसमें कि अगर मरीजों की स्थिति अभी मान ली जाए तो वो काफी दयनीय हो रही है और यहाँ दर बदर मरीज भटकने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो ओपीडी सेवाएं जो होती है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बाधित है और लंबी कतारें लगी हुई है पीएमसीएच के बाहर मरीजों की, और कहीं ना कहीं सेवाएं जो है वो बाधित होने से और हड़ताल होने से कहीं ना कहीं मरीजों में खासा परेशानी का सबब देखने को मिल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर अनिल इस बात को इसलिए भी समझा जा सकता है कि अगर सरकारी अस्पतालों के हालात को देखा जाए, उनके जमीनी स्तर को देखा जाए, जमीनी हकीकत को देखा जाए तो यूं कहा जा सकता है कि सरकारी अस्पताल बहुत हद तक जूनियर डॉक्टर्स के भरोसे ही चलते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं बता दूं आपको कि जूनियर डॉक्टर जो यहाँ के कार्यरत हैं, जो भी जूनियर डॉक्टर होते हैं वो अपर क्लास के जितने भी बड़े डॉक्टर होते हैं उनके सहभागी में रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर बता दें हम कि एक सीनियर डॉक्टर रहता है तो वहाँ 5 से 6 की संख्या में जूनियर डॉक्टर्स की बहाली होती है और वहाँ पे कार्य करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मरीजों का तादाद जो है वो जल्द ब जल्द जूनियर डॉक्टर निपटा सकते हैं, लेकिन अब हड़ताल होने की वजह से ये जो मरीजों का लंबी कतारें जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है और मरीज यहाँ पे हलकान और परेशान भी दिख रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं हड़ताल का खासा असर जो है सूबे के सभी सरकारी अस्पतालों में देखा जा रहा है। जी, शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। झारखंड में होने वाले पंचायत चुनाव की तारीख निर्धारित नहीं की गई है। इसके बावजूद पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक महकमे में हलचल शुरू हो गई है। चुनाव के संबंध में भारतीय जनता पार्टी लगातार हेमंत सरकार पर पंचायत चुनाव नहीं कराने की मंशा रखने पर आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी ने आरोपों पर कटाक्ष करते हुए जेएमएम के महिला मोर्चा अध्यक्ष ने बीजेपी पर लोगों के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। ये सरासर गलत है और पंचायत चुनाव हो तो सबसे ज़्यादा लाभ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही होगा, क्योंकि हमारे जो नेता हैं, नेत्रियां हैं, वो पंचायत स्तर पर सबसे ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से लाभ होगा पार्टी को। और अगर सरकार अभी चुनाव नहीं करना चाहती है, वो तो चाहती है, लेकिन चारों तरफ जो अव्यवस्था फैली हुई है कोरोना की वजह से, उसे संभल कर ही कोई काम किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि कोरोना के समय में किस तरह से आर्थिक नुकसान हुआ है, राजस्व की वसूली नहीं हुई है और ऊपर से पिछली सरकार ने, भाजपा की सरकार ने ट्रेजरी खाली कर दिया था, -2000 करोड़ ट्रेजरी की जो हालत थी, तो पुराने जो बकायेदार हैं वे सर पे चढ़े हुए हैं। यहाँ का जो विकास का जो काम है उसके साथ में हम रहेंगे, लेकिन विनाश का जो काम होगा उसका विरोध जरूर करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने अभी विधायक दलों का साथ जो बैठक किया है, तो इन सरकार का जो मंशा है वो तो इस प्रदेश के लोगों के हित में तो नहीं देख पाया। उनसे चर्चा करने के बाद जो फीडबैक मिला है, इस सरकार का मंशा तो ठीक नहीं है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुभम, बीजेपी का आरोप है सरकार पर कि पंचायत चुनाव कराना नहीं चाहती है और सत्ता पक्ष का यह कहना है कि अगर चुनाव कराएगी तो फायदा उसी का होगा। किस तरह से देखा जाए दोनों बातों को? सरकार के मौजूदा सरकार के तकरीबन अब 1 साल पूरे होने को है। महज 4 दिन बाद सरकार का 1 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक पंचायत चुनाव की तिथि जो है निर्धारित नहीं की गई है उस पर। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में आक्रोश जरूर देखा गया। लगातार भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है मौजूदा हेमंत सरकार पर कि सरकार पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती है, सरकार पंचायतों का हक छीनना चाहती है। तो उसी का प्रत्यारोप करते हुए कहीं ना कहीं झामुमो की
महिला मोर्चा की अध्यक्ष महुआ मांझी ने साफ तौर पे कहा है कि हमें पंचायत चुनाव कराने से फायदा होगा, राज्य का विकास होगा। ये भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाने का काम कर रही है। ऐसे तमाम आरोप भी भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए हैं सत्ता पक्ष के द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीका से कोविड के चलते जो पंचायत चुनाव की तिथि बढ़ती गई है, वो अब दिसंबर का भी महीना पार होने को है, नए साल का आगाज होने को कुछ ही दिन बाकी है। अब ये देख के कयास भी लगाया जा रहा है कि अब जो भी पंचायत चुनाव का ये निर्धारित किया जाएगा उसको कहीं ना कहीं अब नए साल के शुरुआती दौर में किया जाएगा, या तो फरवरी के बाद का जो महीना रहेगा उसमें ये कयास तमाम लगाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा कि अब पंचायत चुनाव का दिन सरकार को जल्द से जल्द निर्धारित करना पड़ेगा। के शुभम, सरकार को जल्द से जल्द निर्णय तो लेना पड़ेगा इस पर, लेकिन सरकार जिस तरह से कह रही है कि कोरोना को लेकर अभी तमाम समस्याएं हैं, तमाम परेशानियां हैं, तमाम चुनौतियां हैं, और उसी के चलते पंचायत चुनाव को टाला जा रहा है, इसको कहां तक सही माना जाए? जी बिल्कुल, क्या देखिए कोविड संक्रमण के दौरान, लेकिन ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है, अगर कोविड संक्रमण के दौरान पंचायत चुनाव नहीं करा सकते हैं तो 29 तारीख को इतने बड़े कार्यक्रम का आगाज, फिर कोविड उस पर भी तो कोविड का साया कहीं ना कहीं मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार के 1 साल पूरे होने को है। और 29 तारीख को मोराबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 3000 से ज्यादा लोगों की आने की संभावना भी है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहां भी होगा, सैनिटाइजर की व्यवस्था वहां भी होगी, तो पंचायत चुनाव इतना विलंब से क्यों? ऐसे तमाम सवाल अब विपक्ष की तरफ से मौजूदा सरकार से पूछे जा रहे हैं, और जिसका सवाल का जवाब जो मौजूदा सरकार है बस यही दे रही है कि हम पंचायत चुनाव कराएंगे, उचित समय पर कराएंगे, और पंचायतों के हक के लिए हम ये चुनाव कराना चाहते हैं। के जी शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। धनबाद के झरिया प्रखंड धनुआडीही 12 नंबर में महिला वोटर्स की संख्या को लेकर समीक्षा की गई। एटीएम लॉ एंड ऑर्डर के दौरान जनसंख्या के अनुपात में महिला वोटर्स की संख्या कम है। एटीएम ने झरिया के बीएलओ को छूटे हुए महिला वोटर्स को तत्काल प्रभाव से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। इलेक्शन ऑफिस से सीओ सर आए हुए हैं, और जो मतदाता सूची है उसका पुनरीक्षण कार्यक्रम का वेरिफिकेशन चल रहा है, और उसी में यहाँ जांच की जा रही है, और जो लिस्ट है हमारे पास उसे वेरीफाई किया जाएगा। ये एक ऐसा बूथ है जहाँ पे जेंडर रेशियो काफ़ी कम है, यानी महिलाओं का अनुपात, जो हमारी जनसंख्या का जो अनुपात है उसके की तुलना में जो वोटर्स हैं उसमें महिलाओं का अनुपात कम है, उसी को वेरिफिकेशन। इस खबर पर हमारे साथ हमारे धनबाद के ब्यूरो चीफ अमित सिन्हा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अमित जी, जिस तरह से अभी तक जो निकलकर डेटा सामने आया और उसमें पता चला कि धनबाद के झरिया में 12 नंबर में महिला वोटर्स की संख्या कम है, ये वास्तविकता में कम है या फिर वोटर्स छूट गए हैं नाम जुड़ने से? देखिए जो वोटर लिस्ट तैयार होना था वो लगभग तैयार हो चुका था, और लेकिन जब इसकी स्क्रूटनी की गई है तो झरिया का जो गनवाडी 12 नंबर क्षेत्र है, यहाँ पर जो अनुपात है महिला और पुरुष वोटरों का, उसमें महिलाओं की संख्या काफी कम दिखाई गई है, जबकि जनसंख्या जो है उसमें 45 और 55 का रेशियो है। लेकिन जो वोटर लिस्ट बना है उसमें 30 के बिलो जो महिला है वोटर 30 के बिलो है, तो मतलब लगभग 15% महिलाएं जो है जनसंख्या के हिसाब से वो छूट गई हैं। तो इसको लेकर जिला अधिकारी ने एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को ये निर्देश दिया था कि वो खुद मौके पे जा करके पूरा तमाम मामलों का वो जायजा लें और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर जो 15% महिलाएं जो जनसंख्या में दिख रही हैं वो वोटर लिस्ट में आके शामिल क्यों नहीं है। तो बहुत सारी तरीके के जो है तकनीकी बातें सामने आई है, और इसमें एक निर्देश दिया गया है बीएलओ को कि घर घर डोर टू डोर जाकर जो महिलाएं छूटी हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाएं, और इसके अलावे जो प्रज्ञा केंद्र है, जो जागरूक वोटर है वो खुद भी जाकर प्रज्ञा केंद्र पे जाकर अपना वोटर लिस्ट में नाम चढ़वा सकते हैं। लेकिन जो जागरूक नहीं है या जो जिनको समझ कम है, वैसे वोटरों को खुद जो है बीएलओ उनके घर तक जाएंगे और उन्हें जाकर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आग्रह करके उनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएंगे। तो एक तरह से ये कहा जाए कि जिला प्रशासन ने स्क्रूटनी करके एक बड़ा मामला पकड़ा है कि जो वोटर हैं महिला पुरुष का अनुपात जितना होना चाहिए जनसंख्या के साथ उतना नहीं है, तो खामी पकड़ में आई है, उसको लेकर सुधार किया जा रहा है। ठीक है जी, ऐसे में अगर देखा जाए तो इससे तमाम चीजों का खुलासा हो जाता है। एक तो ये कि जमीनी स्तर पर शिक्षा का अभाव है,
और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आती है अगर इस तरह से वोटर्स छूट जाते हैं तो। अमित जी देखिए चूंकि शिक्षा की बात तो है ही है, क्योंकि ये कोल फील्ड बेसिकली लेबर क्लास मजदूर क्लास के लोग यहाँ पे होते हैं, उनमें शिक्षा का अभाव जरूर होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी त्रुटि यहाँ पे ये है कि जो भी बीएलओ के अधीन वोटर लिस्टों में नाम जोड़ना होता है, ये पंचायत लेवल पे एक एक बूथ लेवल पे बीएलओ बने होते हैं, जो कहीं ना कहीं स्कूल लेवल पे टीचर या एएनएम ये लोग होते हैं। तो उन लोगों ने कितनी इस पे एफर्ट लगाई, घर जाकर उन्होंने क्यों नहीं ये किया है, उसको लेकर ही जो है बीएलओ को ये निर्देश दिए हैं कि पहले तो ये जांच कर लिया जाए कि किस कारण से लोगों का नाम नहीं चढ़ा है, महिलाओं का नाम नहीं चढ़ा है, और फिर उसको जस्टिफाई करने के बाद जो भी बचे हुए महिला हैं उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में चढ़ाएं। जी शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। अमित जी, कोरोना संक्रमण के बीच दानापुर के संत लुक्स चर्च में सेना के द्वारा क्रिसमस के त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं कोरोना को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखा जा रहा है। दानापुर के संत लुकस चर्च में बिहार रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट आलोक खुराना, बिहार रेजिमेंट एसओ कर्नल अर्नव कुमार मिश्रा सहित कई कर्नल मेजर के साथ सेना के जवान प्रार्थना सभा में भाग लेने पहुंचे। देश की रक्षा में अपनी अलग पहचान के साथ क्रिसमस के मौके पर एकता और भाईचारे को कायम रखते हुए बीआरसी जोशी के पिताजी धर्मपाल सिंह ने केक काटकर जवानों का हौसला बढ़ाया। गौरतलब है कि कोविड को देखते हुए इस बार किसी दूसरे को चर्च में आने की इजाजत नहीं दी गई। बहुत बहुत मुबारकबाद। क्रिसमस के साथ बिहार रेजिमेंट शुरू से जुड़ी रही है। हमारे काफ़ी ट्रुप्स जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं, खास करके झारखंड प्रदेश से, और सेंट ल्यूक्स चर्च जो आप पीछे देख रहे हैं, ये भी एक तरीके से बिहार रेजिमेंट सेंटर के साथ ही जुड़ा रहा है सालों से, और इसकी देखभाल सेंटर ही कर रहा है। इस साल हाँ, जैसा आप कह रहे हैं, कोविड के कारण काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस रही हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज राज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, कोरोना संक्रमण है और उसके बीच में इस बार क्रिसमस मनाया जा रहा है। तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं दानापुर के संत लुक्स चर्च की, किस तरह का माहौल देखने के लिए मिला जब सेना के जवान वहां थे? जी, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से सेना का जो ये संत लुकस चर्च है, ये बिहार रेजिमेंट सेंटर में ही स्थित है। ये एक कैथोलिक चर्च है और हमेशा यहाँ पर 25 दिसंबर यानी बड़ा दिन के दिन, क्रिसमस डे के दिन यहाँ पर प्रार्थना सभाएं होती है। जो बिहार रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट होते हैं, मेजर होते हैं, कर्नल होते हैं, वो यहाँ पर आकर प्रार्थना सभाएं करते हैं। उसके बाद फिर जो भी जवानों के साथ ये मौज मस्ती करते हैं। लेकिन चूंकि कोरोना संक्रमण के बीच से बाहरी लोगों को इस चर्च के अंदर में आज के दिन आने की सख्त मनाही थी, और जो भी आए थे वो सेना के लोग ही थे। सेना के लोगों ने मिलकर पहले प्रार्थना सभाएं की। उसके बाद फिर कर्नल जोशी के जो पिता हैं, जो शहीद हो गए थे, उनके पिता धर्मपाल सिंह ने केक काटकर जवानों के बीच हौसला अफजाई की। वो सारे केक लोगों के बीच बांटे गए और बिल्कुल एक तरह से खुशी का माहौल था। चारों तरफ सेना के जवान मुस्तैद दिखे कि कहीं से कोई बाहरी व्यक्ति अंदर ना घुस सके। जी, शैलेंद्र श्रीवास्तव, बढ़ती ठंड कोहरे के बीच अज्ञात चोरों का आतंक लगातार जारी है, जिससे आम जनजीवन काफी परेशान है। आपको बता दें कि ताजा मामला गोपालगंज जिले के कतेया थाना क्षेत्र के धर्मकत्ता गांव स्थित राम जानकी मंदिर से सामने आया है। देर रात अज्ञात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर लाखों रुपए की अष्ट धातु की चोरी करके फरार हो गए हैं। सुबह जब पुजारी ने मंदिर में पूजा करने के लिए गए तब इस घटना के बारे में पता चला, जिसकी जानकारी कटेया पुलिस को दे दी गई है और घटना स्थल पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। दुर्वासा दास, धर्माकता मंदिर के पुजारी, जब मंदिर पर गई हाँ तो ताला तोड़ के धो रहा, सब मूर्ति के चुरा रहा।
मूर्ति एक राधा कृष्ण का था, एक और मूर्ति था, 3 कीमती मूर्ति। गांव में एक बार फिर से अपराधियों का कहर टूट पड़ा है। माओवादी की तरह अपराधियों ने पहले घर पर पर्चा चिपकाकर लाखों की रंगदारी की मांग की और मांग पूरी नहीं करने पर सरयुग महतो को गोली से भून दिया गया। गंभीर रूप से जख्मी सरयुग महतो को बेगूसराय में भर्ती कराया गया। प्रगति के लिए एक बच्चे का अपहरण हो चुका है। गांव में इस प्रकार की हुई वारदात से पूरा इलाके में सनसनी फैली हुई है। तो खाना खा कर गए बथान पर सोने के लिए, तो मतलब कबाड़ी 10 बजे ढकाया, वो खोले कबाड़ी, सोचे कि मवेशी मेरा खुल गया होगा, से इधर उधर भटक रहा है, तो देखे कि पाछे से धैर के जो छेदा है ना, बथान में छेदा है हवा जाने के लिए, उसी छेदा से गोली चला दिया। कितना गोली लगा है? गोली एक लगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।